गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हो स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज के सामने आज जो टॉपिक लेके हम आए हैं उस टॉपिक का नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, और इसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब इस अधिनियम को लाने के पीछे ब्रिटिश सरकार की क्या मंशा थी, आखिरकार ये सुधार अधिनियम वो लेकर आए क्यों, इसकी पृष्ठभूमि पे हम थोड़ी सी निगाह डालते हैं। ये उस समय की घटना है जब भारत में एक बहुत ही नृशंस घटना घटी थी और उसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश हुकूमत के प्रति बहुत ही ज़्यादा विद्वेष की भावना इस देश में पनप रही थी। यानी यहाँ के लोग लगातार ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप हमारे यहाँ उत्तरदायी शासन को अब इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस नहीं देते हैं तो आपके गवर्नेंस का कोई मतलब है नहीं। तो भारतीयों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि अगर आप हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ के रेगुलेटिंग बॉडी की तरह हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट आप यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। तो यानी उत्तरदायी शासन की मांग यहाँ पे लगातार की गई थी भारतीयों के द्वारा। तो उसी विरोध को काउंटर करने के लिए या उसी विरोध के एवज में अंग्रेजों के द्वारा एक सुधार अधिनियम पेश किया गया, और इस सुधार अधिनियम को ही हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अब इस सुधार अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए उसको हम बारीकी से देखते हैं। इसमें पहला प्रावधान किया गया था कि पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, और जो पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा तो इस क्रम में पहली बार लोक सेवा आयोग बना था अपने यहाँ 1926 में बना था। 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, और इसके गठन के लिए एक कमीशन जिम्मेदार है। उस कमीशन का नाम है ली कमीशन। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि ली कमीशन का गठन कब हुआ था, तो ली कमीशन का गठन हुआ था 1924 में। यानी 1924 में ली कमीशन की सिफारिश से 1926 में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा कि लोक सेवा आयोग के गठन के पीछे कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है, तो आप बताओगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 जिम्मेदार है। कौन सा आयोग जिम्मेदार है, तो आप बताओगे ली कमीशन या ली आयोग इसके पीछे जिम्मेदार है। अब दूसरे बिंदु पे हम लोग आते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पे कि ये जो पहली बार लोक सेवा आयोग अपने यहाँ बना था उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सर रास बारकर। अब आते हैं दूसरे बिंदु पे, बजट पर मतदान की शक्ति प्राप्त हुई थी। देखिए, जो बजट पर हमें शक्ति प्राप्त हुई है वो अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में प्राप्त हुई है। जैसे जब 1892 का अधिनियम आया था तो उस 1892 के अधिनियम में सबसे पहले हमें बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। यानी 1892 के एक्ट के माध्यम से हम लोग बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन बहस के बाद और कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। जैसे जैसे समय बीता, ब्रिटिश सरकार की जड़ें जैसे जैसे हिल रही थी, यहाँ के आंदोलनकारियों के द्वारा मांग को उठाया जा रहा था, उत्तरदायी शासन के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत यहाँ के आंदोलनकारियों के आगे झुक रही थी और कुछ ना कुछ सुविधाएं या कुछ ना कुछ रियायत वो देते चल रही थी। तो 1892 से पहले हम लोग तो बजट पे चर्चा भी नहीं कर सकते थे, लेकिन 1892 में हमें बजट पर बहस करने की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। बजट पर हम लोग सामान्य चर्चा भी कर सकते थे, लेकिन हाँ, उस पर और कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। 1919 अधिनियम 1909 वाले में हम लोग देखेंगे कि 1909 अधिनियम के तहत हमें जो है बजट पर विवेचना की शक्ति प्राप्त हो गई थी। विवेचना का मतलब ये होता है बजट की जांच पड़ताल करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। उसके बाद आता है 1919 का अधिनियम, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें हमें मतदान करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। अब ये तीन रूपों में शक्तियां हमें अलग अलग समय में प्राप्त हुई हैं। बजट पर बहस की शक्ति 1892, बजट पर विवेचना की शक्ति 1909, और बजट पर मतदान की शक्ति हमें प्राप्त हुई थी 1919 अधिनियम के माध्यम से। अब हम आते हैं इसके तीसरे बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे बिंदु में दिया गया है, इसमें सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत ने उत्तरदायी शासन देने की बात कह दी थी। यानी उत्तरदायी शासन की मांग हम लोग लगातार कर रहे थे। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने खुल के कहा कि बिल्कुल अब भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। अगर इस देश में कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे जिम्मेदार ब्रिटिश हुकूमत होगी, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश हुकूमत अपने ऊपर ले नहीं रही थी। इसी के लिए भारतीयों ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था ब्रिटिश हुकूमत पर। तो उसी के एवज में सुधार अधिनियम आया था। तो इसमें सीधे सीधे कह दिया गया कि अब भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। अब आते हैं इसके चौथे बिंदु पे। चौथा बिंदु क्या है?
इसके चौथे बिंदु पे हम लोग नज़र डालते हैं। चौथा बिंदु दिया गया है कि वयस्क मताधिकार की शुरुआत की जाएगी। वयस्क मताधिकार का मतलब उस समय का मतलब था कि जो 21 वर्ष की आयु से अधिक के लोग हैं वो मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि 61वां संविधान संशोधन 1988, ये तो आपको पता ही होगा, 61वां संविधान संशोधन 1988 इसने जो है मताधिकार की आयु सीमा में परिवर्तन किया था। और परिवर्तन अब क्या हो गया है, अब मताधिकार की जो आयु सीमा हो गई है वो 18 वर्ष हो गई है, लेकिन इससे पहले 21 वर्ष था। तो वयस्क मताधिकार ये वाली व्यवस्था शुरू हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी डायरेक्ट वोटिंग वाली प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने एक बहुत बढ़िया खेल खेला था। इन्होंने कहा कि 21 वर्ष की आयु से अधिक के वही लोग मतदान की प्रक्रिया में शामिल होंगे जिनके पास संपत्ति होगी, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। यानी यहाँ पर आप देखिए कि वोटिंग प्रक्रिया में भी उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो थोड़ा बहुत सुविधा संपन्न और शक्ति संपन्न थे। तो उन लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। और लेकिन एक चीज़ और इसमें जोड़ी गई थी कि चूँकि संपत्ति तो बहुत लोगों के पास हुआ करती थी, उसमें भी ये बात कही गई कि जो लोग ब्रिटिश हुकूमत को टैक्स पे करते हैं, यानी टैक्स अदा करते हैं, वही 1% लोग वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। यानी वयस्क मताधिकार की शुरुआत तो हुई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसमें 2 बाउंडेशन लगाए गए। वोटिंग प्रक्रिया में वही भाग लेगा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, और वैसे लोग शामिल होंगे जो ब्रिटिश सरकार को टैक्स पे करते हैं। अब ब्रिटिश सरकार को टैक्स पे करने वाले लोग कैसे लोग होंगे, जिनको ब्रिटिश हुकूमत पर या ब्रिटिश शासन पे उनको भरोसा होगा। क्योंकि जिनको ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश हुकूमत पे विश्वास नहीं था वो गांधी के साथ खड़े थे, और गांधी जी क्या कह रहे थे कि इन लोगों को टैक्स मत पे करिए। तो जो लोग टैक्स पे नहीं करते थे वो गांधी के साथ खड़े थे, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े थे, और जो लोग टैक्स पे करते थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो अगर वोटिंग प्रक्रिया में वैसे लोग आ रहे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत पर विश्वास करते हैं या ब्रिटिश सरकार के भय में ही ब्रिटिश सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति निर्वाचित होकर जाएगा उसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ब्रिटिश शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले होंगे। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे। भारत सचिव का वेतन अब ब्रिटिश सरकार देगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सचिव का जो पद है वो 1858 में सृजित हुआ था, और इसको वेतन अब ब्रिटिश सरकार देगी। इसमें एक पॉइंट और था कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, यानी जितने प्रांतीय विषय थे उनको टोटल 2 पार्टों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इन 2 पार्टों में सारे प्रांतीय विषयों को बांट दिया गया था। अब आते हैं अंतिम बिंदु पे। भारत सचिव ये नियुक्त कर सकता था कैग, यानी कैग का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान का 148वां अनुच्छेद कैग के लिए प्राधिकृत है। तो भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जिम्मेदारी कैग को दे सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना कवर करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।